एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है प्राइवेट डिफेंस। हमने जो साधारण अपवाद की क्लास कर ली है और प्राइवेट डिफेंस हम आज देख लेते हैं। तो इसमें केस लॉ भी है कुछ, वो भी हम आपको बताएंगे। और प्राइवेट डिफेंस क्या है और कौन कौन से अपराध है जिन पर प्राइवेट डिफेंस का विस्तार है, एक्सटेंड है प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है। और सबसे ज़्यादा प्राइवेट डिफेंस का राइट कहाँ पर कौन से ऑफेंस में एक्सटेंड है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो सेक्शन इसमें प्राइवेट डिफेंस मतलब ये जो चैप्टर 4 है आईपीसी का, उसमें साधारण अपवाद और प्राइवेट डिफेंस दोनों के बारे में दिया गया है। तो साधारण अपवाद तो 76 से तो 95 तक साधारण अपवाद हो जाता है। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है। तो प्राइवेट डिफेंस 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस चलता है। तो हम आज प्राइवेट डिफेंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये रिवीजन क्लास समझ लीजिए। यूपी एपीओ, एमपी एडीपीओ एंड झारखंड डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे की क्लासेस हम करवा रहे हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस से, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। आपको ऐसी क्लास फ्री में सब कुछ हर एक चीज़ें कवर हो रही है। केस लॉ भी आपको मिल रहा है, अच्छे से आपको तैयारी हो रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ये क्लास। अगर आपको लगता है हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप ये क्लास ज्वाइन करिए। आप सभी के फ़ायदे के लिए क्लास चलाई जा रही है। तो इसमें प्राइवेट डिफेंस 96 सेक्शन कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात 96 बताता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, सिर्फ यही कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें जो है वो 96 में बताई गई है। मतलब ये बताता है 96 से कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है ना। जो मतलब अपने बचाव में जो काम किया जाता है वो अपराध नहीं होता है। ये वाली बात 96 बताती है। और 97 बताता है कि शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये वाली बात 97 बताता है। 97 दो कैटेगरी बताता है कि किस तरह का प्राइवेट डिफेंस कहाँ, मतलब कौन कौन से अपराध पर किस किस के लिए बचाव उपलब्ध है। तो दो कैटेगरी बताता है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करता है और एक प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा की बात करता है। तो प्रॉपर्टी और शरीर दोनों की प्रतिरक्षा इस 97 सेक्शन में बताता है कि दोनों की प्रतिरक्षा का राइट है हर पर्सन को, अपनी भी और दूसरे की प्रॉपर्टी की। अपनी भी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है, अपने शरीर की रक्षा वो कर सकता है, और दूसरे के शरीर की, दूसरे की प्रॉपर्टी की भी रक्षा वो कर सकता है। प्राइवेट डिफेंस का उसको ये राइट है, तो ये वो यूज़ कर सकता है। तो ये जब यूज़ करता है ना प्राइवेट डिफेंस, तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये 96 कहता है। 97 बताता है कि किस किस का प्राइवेट डिफेंस होगा। तो प्रॉपर्टी का भी होगा और शरीर का भी होगा। किसके शरीर का, प्रॉपर्टी का, खुद के शरीर और प्रॉपर्टी का तो होगा ही, साथ ही दूसरे अन्य व्यक्ति के शरीर और प्रॉपर्टी का भी उसको राइट है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसके कौन कौन से जो ऑफेंस है जिन पर प्राइवेट डिफेंस का विस्तार होगा, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वो ऑफेंस हैं। बेयर एक्ट निकाल लीजिए, सेक्शन 97 निकाल लीजिए। तो 97 मतलब सिंपली ये कहता है ना, इसमें जो मतलब 99 में अंतर्विश्व निर्बंधों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह, मतलब इसमें इस धारा में कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है ना। हर पर्सन के विरुद्ध उपलब्ध, चाहे वो कोई से भी, चाहे वो समझदार हो, चाहे पागल हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। धारा 99 के अपवादों को छोड़कर, मतलब सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ना, उन रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ करके सब के विरुद्ध ऑल पर्सन आ गया, हर व्यक्ति के, एनी पर्सन के अगेंस्ट ये प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। तो यह अधिकार जो है आक्रामक को उपलब्ध नहीं होता है, मतलब जो आक्रमण करता है, जो अटैक करता है, पहले
उसको ये राइट जो है अवेलेबल नहीं होता है। ये राइट किसको मिलता है? जिसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है वो अपना बचाव करेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण किया जाए, जैसे कि फ्री फाइटिंग होती है, स्वतंत्र लड़ाई हो रही है, जैसे दोनों ग्रुप आपस में तलवारबाजी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मतलब दो ग्रुप हैं आपस में लड़ाई कर रहे, फ्री फाइटिंग हो रही है, उनमें तलवारें लेकर, वो सामने वाले के पास भी तलवारें हैं और इधर दोनों पार्टीज के पास तलवारें, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता है। प्राइवेट डिफेंस का राइट कब होता है? कि जब मतलब सामने, मतलब है ना, जैसे मैं हूँ, अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं किसी पे आक्रमण नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर सामने कोई व्यक्ति है ना, तो वो आगे मुझे मतलब हथियार लेके आता है, तलवार लेके आया मान लो सपोज, तो वो मुझे मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है पहले, तो मुझे राइट है अपना बचाव करने का, उसको नहीं है। वो तो तलवार से वार कर रहा है ना, उसको काहे का राइट है? अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना बचाव कर रही हूँ, तो मेरे पास मान लो जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं उससे उस पर वार करूँगी, तो ये मेरा राइट है, उसको राइट नहीं है, वो अपने डिफेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात कहता है। तो प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग एक ढाल की तरह काम उपलब्ध है, तलवार की तरह नहीं होता है ना। जैसे ढाल का यूज़ क्या करता है? बचाव करने के लिए किया जाता है। तलवार का यूज़, तलवार तो वार करती है, तो वार करने के लिए नहीं होता है, बचाव करने के लिए है। हाँ, और ये मतलब जो है प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट, प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए केस लॉ भी हम आपको साथ साथ में करवाते जाएंगे, आप नोट करते जाइए। केस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, प्री और मेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप का केस लॉ है। इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ डिफेंस, प्रतिरक्षा का अधिकार है, दंड देने का अधिकार नहीं है, ये बात इस केस में कही गई है। फिर सेक्शन 99 आता है। सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं उनके बारे में आता है। तो 98, हाँ सॉरी 98 देख लेते। 98 भी ये कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विवेचित आदि हो। तो मतलब वही सबके विरुद्ध, एनी पर्सन आ गया, विकृचित व्यक्ति है ना, उसके अगेंस्ट भी, उसको भी है अपना डिफेंस करने का राइट, उसके अगेंस्ट भी, पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी हम अपना डिफेंस कर सकते हैं। अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और हम उसके बचाव में कोई काम करते हैं, हमारे बचाव में मतलब, तो उसको अगर चोट वगैरह आ जाती है तो उसका बचाव हमको मिलेगा। हर व्यक्ति के विरुद्ध ये लागू होता है। नाइन्टी 99 में वो बताए गए हैं दशाएं कौन कौन से उसमें प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा। तो कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा को कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में देखते हैं। मतलब 99 रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ना। तो पहला तो है लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध। पहला फर्स्ट पैरा क्या कहता है? लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो चार बातों को छोड़कर क्या क्या बातें आएंगी इसमें? गुड फेथ में काम कर रहा है, पराभास में काम कर रहा है, लोक सेवक के निर्देश से काम कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति है नहीं जानता है कि वह लोक सेवक है, तो उसको बचाव मिलेगा। ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति गुड फेथ में काम कर रहा है और उसे पता नहीं कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है उसके निर्देश से कोई काम कर रहा है ना, उसका अपवाद क्या क्या है? तो यदि उसकी ओर से मृत्यु की आशंका कारित नहीं करता है, घोर उपति की आशंका नहीं है, पदाभास से कार्य कर रहा हो, सामने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता हो कि वह लोक सेवक है, और पांचों है कि सद्भाव में कार्य कर रहा है, तो ये अपवाद है इसके। ठीक है, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध भी मतलब ये अपवाद है इसके, डिफेंस नहीं है, मतलब लोक सेवक के कार्य के अगेंस्ट ये डिफेंस नहीं है, लेकिन उसके भी अपवाद दिए गए हैं। सेकेंड है कि एक्ट डायरेक्शन बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा निर्देशित कार्य। तब लोक सेवक के द्वारा निर्देशित कोई कार्य कर रहा है तो उसमें कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। थर्ड है लोक प्राधिकारी की सहायता का समय। अब समय इतना है हमारे पास भाई, हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं, लोक प्राधिकारी की हेल्प ले सकते हैं, तो अगर हमारे पास इतना समय है तो हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं उस समय।
है ना। जहाँ लोक प्राधिकारियों की सहायता ली जा सकती है उसके पास इतना समय हो कि लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध हो सके, वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। 4 नंबर ये कहता है आवश्यकता से अधिक हानि का निषेध करता है। 4 पैरा है ना, इस अधिकार का प्रयोग का विस्तार कहाँ तक होगा, तो जहाँ तक मतलब उतनी हानि से अधिक हानि करने पड़े जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। तो जितना डिफेंस करने के लिए ज़रूरी है उतनी ही हानि की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती है। और इसमें 2 स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, आप रीड कर लीजिएगा सारा। इस अभी मतलब इस क्लास में यहाँ पर यूट्यूब पर करवाना तो पॉसिबल नहीं है। अब आता है सेक्शन 100 में आते हैं हम, मतलब जो बॉडी के अगेंस्ट प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब संपत्ति की सुरक्षा में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का राइट है, तो वो जो है 100 में दिया हुआ है। 100, 101 और 102 तक दिया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो डिफेंस दिया गया है, मतलब जो राइट दिया गया है वो है 103, 104 और 105 सेक्शन में। और 106 सेक्शन वो निर्दोष को अपहानि की जोखिम है, मतलब मॉब लिंचिंग वाला भीड़ वाला मामला है, वो 106 में आ जाएगा। इन केस लो भी साथ में करते चलेंगे। तो 101 प्रतिरक्षा के मीनिंग से अर्थ दिए गए। 101 में मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि की बात की जा रही है, और 102 प्रारंभ और बना रहने की बात करता है। तो शरीर के प्रति जो है 7 प्रकार के अपराध किए जा रहे हो तो शरीर की प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। 7 तरह के अपराध बताए गए हैं इसमें 101 मतलब 100 में, है ना। 7 तरह के ऑफेंस बताए गए हैं। कौन कौन से ऑफेंस है वो, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, तो 302 जो अपराध है मृत्यु होने वाला, तो वो वाला होगा। ऐसा युक्तियुक्त आशंका, रिजनेबल उसको आशंका है, ठीक है। हाँ, तो मतलब इसमें है ना, इसका पहला तो ये बताता है फर्स्ट कि युक्तियुक्त तो उसको मृत्यु की आशंका है तो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है कब, प्रॉपर्टी मतलब शरीर की प्रतिरक्षा के प्रयोग में। अब सेकंड, ऐसा हमला जैसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगा। तो घोर उपति की जो डेफिनेशन है वो 320 में दी गई है और 325 में उसका पनिशमेंट दिया गया है। तो उसको घोर उपति की आशंका है। फिर थर्ड है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, तो रेप वगैरह इनमें जो हमला किया जाता है उसमें भी जो है मृत्यु कारित की जा सकती है, ठीक है। मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होगा ये वाला ऑफेंस। तो पहला हो गया 302, दूसरा हो गया घोरोपति 320, और उसके बाद तीसरा हो गया ये इसमें तीसरा हो गया रेप वाला, और चौथा जो है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, तो 377 वाला हो गया, तो इसके अगेंस्ट भी मृत्यु कारित की जा सकती है। फिर पांचवा आ गया किडनैपिंग एब्डक्टिंग वाला हो गया, व्यापहरण अपहरण वाला। उसके बाद 6 नंबर का जो है वो आ गया सदोष परिरोध। 6 नंबर का सदोष परिरोध का जो ऑफेंस है उसके अगेंस्ट भी मृत्यु कारित की जा सकती है अगर सदोष परिरोध किया जा रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जा रहा है। तो डायरेक्ट में दिया हुआ है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है, सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सहायता मतलब लोक प्राधिकारी की भी सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा, ऐसी युक्तियुक्त उसको आशंका हो जाती है कि वो जो है लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सके, मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर देते हैं, सदोष परिरोध कर देते हैं, मतलब चारों तरफ से गिरी हुई दीवारों में उसे बाउंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसे प्रवेश करवा देते हैं, लॉक लगा देते हैं, जैसे किसी एक रूम में बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। तो वहाँ उसको ये आशंका है कि मुझे यहाँ पे सदोष परिरोध कर देंगे, बंद कर देंगे और मैं लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं ले सकता हूँ, तभी वो मृत्यु कारित कर सकता है। उसके बाद 7 नंबर का है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना, मतलब इसमें एसिड अटैक वाला हो गया मामला। तो एसिड अटैक की अगर संभावना है, आशंका है कि इससे घोर उपति हो जाएगी, मुझे
तो उस से भी डिफेंस, उसका डिफेंस भी वो ले सकता है, मतलब मृत्यु कारित कर सकता है उसके डिफेंस में वो। ठीक है, अब 101 क्या कहता है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपानी कारित करने तक होता है। तो इसमें मृत्यु 101 में क्या मृत्यु नहीं कर सकते, 101 क्या कह रहे हैं, विस्तार मृत्यु करने तक का है। कौन कौन से, तो 7 तरह के अपराध हमने देख लिए। 101 क्या कहता है, ऐसे अपराध जिनमें मृत्यु से भिन्न, मृत्यु नहीं कर सकते, मृत्यु नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब हत्या नहीं कर मतलब उसको मार नहीं सकते जान से, पर बाकी कुछ और हानि उससे पहुंचा सकते, चोट पहुंचा सकते हैं उसको, तो मृत्यु को छोड़ करके कोई सी भी चोट उसे पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बारे में कौन कौन से है, तो इसमें भी 99 के निर्बंधों के अधीन रहने की बात की है कि जो उस निर्बंधों को ध्यान में रखना जरूरी है, मतलब 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। तो हाँ, हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपानी करने तक होता है ना, मतलब इसमें मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि कर सकते हैं, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखा जाएगा 99 में जो निर्बंधन बताए गए हैं। 102 क्या कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। उसके बाद जो है इसी में मतलब 102 में हमलावर आक्रामक का अपराध किया जाना आवश्यक नहीं है, प्रयत्न किया जाता है और धमकी दी जाती है, ऐसी धमकी से मृत्यु की आशंका बनी रहती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आक्रमण किया ही जाए, न आक्रमण कर ही दिया हो या कर ही रहा हो, मतलब उससे आशंका पैदा हो रही है ना, कि ऐसी धमकी दी जाती है, ऐसी धमकी से मृत्यु की आशंका पैदा हो जाती है, डरा दिया जाता है, मतलब डर जाता है, और डर की वजह से अपना बचाव करना है कि भैया मैं अगर अपना बचाव नहीं करूँगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है, तो वो ऐसी आशंका उससे हो जाती है। धारा 103 क्या कहती है, कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। अब प्रॉपर्टी की बात आ गई है, तो प्रॉपर्टी का कब होगा, तो प्रॉपर्टी में 4 तरह के ऑफेंस बताए गए हैं, है ना। शरीर की प्रतिरक्षा में तो 7 तरह के बताए गए हैं, प्रॉपर्टी में 4 तरह के बताए गए हैं। तो संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न अपराधों के विरुद्ध प्राप्त होता है। पहला है लूट का अपराध, आईपीसी के 390 में 390 में परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है। सेकंड रात्रि गृह भेदन 446 में डिफाइन किया गया, 404 और 446 में परिभाषित किया गया। थर्ड है अग्नि द्वारा दृष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस अपराध को आईपीसी की धारा 336 में 436 में 436 में डिफाइन किया गया है। तो पहला लूट हो गया, सेकंड रात्रि गृह वेदन हो गया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो गया, थर्ड हो गया अग्नि द्वारा रिष्टि, 4 हो गया चोरी रिष्टि या गृह अतिचार। ऐसी परिस्थितियों में किया गया जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया हो तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगा। अच्छा, फिर 105 आता है। 105 क्या बताता है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो प्रारंभ और बने रहने की बात, तो कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है उसके बारे में बात करता है। तो संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार जो है चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक रहता है ना। जब तक जो है अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाता है तब तक बना रहता है वो, और लोक प्राधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लेने तक रहता है। संपत्ति की वापसी हो जाने तक बना रहता है। जब तक वो, मतलब चोरी में कब तक रहता है, जब वो चोरी कर रहा होता है उस समय रहता है, जब तक वो बाहर चला जाता है तब भी रहता है, और जब वो लोग प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर ले तब तक रहता है, और भी तब तक बना रहता है जब तक कि प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो उसको डिफेंस है वो बना रहता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर, संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध कब तक होता है। तो लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसी लूट अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है, कारित करने का प्रयास करता रहता है,
अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। थर्ड है आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। और 4 नंबर का आता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध कब तक रहता है, तो जब तक बना रहता है जब तक कि ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। इसमें से केस लो है सिकंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2010 का है, 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा है, प्रतिरक्षा के अधिकार के निर्देश शामिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और 106 तो मॉब लिंचिंग वाला है, भीड़ हत्या की बात है। इसमें है अमजद खान वर्सेस अमजद खान का मामला है, मतलब इसमें लिख लीजिए इसे, अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 सुप्रीम कोर्ट। और एक तहसीन पूनावाला का है 2018 का, यूनियन ऑफ इंडिया है, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का है ये, मॉब लिंचिंग का 106 में, मतलब निर्दोष को अपहानि होने की जोखिम है। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। तो जिस हमले से मृत्यु की आशंका व्यक्तिगत रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का है ना। तो भीड़ हत्या वाला ही है, भीड़ में मतलब छोटे छोटे बच्चे मिले हुए हैं और उन पर वो गोली नहीं चला सकता, अगर वो गोली चलाता है तो उन बच्चों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसका गोली चलाना भी ज़रूरी है तो वो उस पर चलाता है तो उस पर प्राइवेट डिफेंस का राइट जो से मिलेगा ना। एक पर भीड़ पर द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयास करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब भीड़ उस पर आक्रमण करती है, अकेला व्यक्ति है, भीड़ उस पर आक्रमण कर रही है और उस भीड़ के साथ में छोटे छोटे बच्चे भी है, लेकिन वो उस भीड़ पर अपना डिफेंस का यूज़ कर रहा है ना, प्राइवेट डिफेंस का, अपने अधिकार का जो यूज़ कर रहा है, बचाव कर रहा है अपना उस भीड़ से, तो वो गोली चलाता है उन भीड़ पर। लेकिन अगर उन बच्चों को नुकसान पहुंचाए बिना वो उस भीड़ को से वो अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता तो वो उन भीड़ पर गोली चलाता है। उन बच्चों को अगर गोली लग जाती है, उनको हानि होती है, तब भी उसको प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिलेगा क्योंकि भीड़ के खिलाफ भी ये प्राइवेट डिफेंस उसको मिलेगा। एक अकेला व्यक्ति है, भीड़ उस पर हमलावर हो रही है, तो ये मॉब लिंचिंग वाला जो मामला है ना, ये तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का है सुप्रीम कोर्ट का। ये इसमें ठीक है, तो यहाँ पे निर्दोष को अपहानि होने की जोखिम है लेकिन वो अपना डिफेंस कर सकता है, इसमें बचाव का राइट उसको है पूरा। हाँ, पूरा भीड़ के खिलाफ भी बच्चों उसमें शामिल है, निर्दोष को हानि उठाने की जोखिम है तो निर्दोष के ऊपर भी वो कर सकता है, ठीक है, अपना बचाव का यूज़ कर सकता है। तो ये थे हमारे प्राइवेट डिफेंस जो है कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा प्राइवेट डिफेंस कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, प्लीज़ चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप इस फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। और हम नई अपडेट्स जो हैं टेस्ट सीरीज वगैरह की और सब कुछ हम अवेलेबल करवाते रहते हैं, वहाँ पर आप अपडेट रहिए, हमारे साथ बने रहिए और नए जो भी केस लॉ के बारे में नई अपडेट आएगी उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। फ्री ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। आप लोगों का प्यार, विश्वास और साथ इसी तरह बनाए रखिए, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।